एक नया वायरस पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। वायरस का नाम है ओरोपोश वायरस। इसके चर्चे में रहने की वजह है इससे होने वाली मौतें। दरअसल ओरोपोश वायरस से अब तक कोई भी मौत नहीं हुई थी, लेकिन जुलाई में ब्राज़ील में इस वायरस से 2 मौतें हुई और मरने वाली दोनों महिलाएं थीं। हैरानी की बात यह है कि दोनों को पहले से कोई भी हेल्थ की समस्या नहीं थी, कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। इस वायरस के लक्षण डेंगू से मिलते जुलते हैं। ऐसे में इसके बारे में जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम ओरोपोश वायरस पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि ओरोपोश वायरस क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और ओरोपोश वायरस से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ब्राजील में 2 लोगों की जान जाने से आजकल ओरोपाउच वायरस बहुत चर्चा में है। ये डेंगू से मिलता जुलता वायरस पेरीबुनिया विरिडे फैमिली का एक वायरस है जो मॉस्किटो और मिजिस के काटने से फैलता है। क्योंकि ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ओरोपाउच रिवर के पास डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसे ओरोपाउच वायरस कहते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका में और नॉर्दर्न अमेरिका में भी काफी प्रेवलेंट है और वहां पर फॉरेस्ट के आसपास मिजिस बहुत होते हैं। यह वायरस इन मिजिस के अंदर होता है, जिनके थ्रू जब वो व्यक्ति को काटते हैं तो उससे फैलने लगता है, पर आदमी की सिक्रीशन से या कफिंग से ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है। इन्फेक्टेड मरीज को काट के मिजिस इस वायरस को ग्रहण कर सकते हैं और जब वो दूसरे व्यक्ति को काटते हैं तो ये उसको फैल जाता है। ओरोपाउच वायरस के लक्षण हैं तेज बुखार, ठंड लगना, सर में दर्द होना, रोशनी पड़ने से दिक्कत होना, थकान, पेट में दर्द, डायरिया, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। ये वायरस के बॉडी में प्रवेश करने के 3 से 7 दिन के बाद आ सकते हैं और 5-7 दिन तक रह सकते हैं। इससे कभी कभी आदमी बहुत थकान में आ जाता है, बिस्तर पे लग जाता है, पर जब ये वायरस ब्रेन के अंदर फैल जाता है तो दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, जो कुछ केसेस में व्यक्ति की जान भी ले सकता है। 5-7 दिन में अधिकतर लोग इस वायरस से ठीक होने लगते हैं। कुछ लोगों में थकान, कमजोरी लंबे समय तक रह सकती है। इसका इलाज है कि मरीज को हाइड्रेटेड रखें, पानी की कमी ना होने दें, बुखार और दर्द को कम करें, स्टमक के सिम्टम्स के लिए दवाई लें और उसको जूसेस, आईवी फ्लूइड सब दें, जिससे उसके बॉडी में हो रही पानी की कमी को हम बेटर कर सकें। एस्पिरिन या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो नॉर्मल पेन किलर्स होती हैं वो ना दें, क्योंकि इसके लक्षण डेंगू से काफी सिमिलर होते हैं और कभी कभी डेंगू से इसे हम कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इसकी जांच के लिए हमारे पास आरएनए टेस्टिंग उपलब्ध है जो पहले 5 दिन के अंदर हो सकती है, जिससे हम इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि वायरस की खुद कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है और अधिकतर केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, पर जब ये फैल जाती है और आदमी की इम्यूनिटी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। तो हम कैसे बच सकते हैं? ये वायरस जनरली जंगलों के आसपास फैलता है और जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से वायरस फैलने के रिस्क बढ़ जाते हैं। मच्छर और मिजिस को ब्रीड ना होने दें, अपने पास अच्छी हाइजीन रखें, गंद को इकट्ठा ना होने दें, पानी के ढेर इकट्ठे नहीं होने दें और पूरे कपड़े पहन के रहें ताकि मच्छर को आपको काटने की जगह ना मिले। देखिए, भारत में अभी तक इस वायरस के मामले सामने नहीं आए हैं, इसलिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बुखार है और दूसरे लक्षण भी हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है आपको डेंगू हो।
बुखार को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। माइक्रोबीड्स एक तरह का प्लास्टिक है जो आपकी सेहत बर्बाद कर रहा है और आप इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। बताते हैं पूरी बात। भारत में जितनी जल्दी हो सके माइक्रोबीड्स पर बैन लगना चाहिए। ये बात हम नहीं, एक ज़रूरी रिसर्च कह रही है। असल में माइक्रोबीड्स एक तरह का माइक्रोप्लास्टिक है, यानी जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है ये उसी का एक बहुत ही छोटा वर्जन है, 5 मिलीमीटर से भी छोटा। माइक्रोबीड्स पर नेदरलैंड्स, यूके और यूएसए जैसे देशों में भी बैन लगा हुआ है, लेकिन भारत में इसके प्रोडक्शन पर कोई मनाही नहीं है। इसलिए इसका इस्तेमाल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होता है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने शरीर की देख रेख के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेस वॉश, फेस स्क्रब, शावर जेल और बॉडी स्क्रब। कुछ समय पहले कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की। उन्होंने मार्केट में आसानी से मिलने वाले 45 पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जांच की। पता चला कि इनमें से 45% प्रोडक्ट्स में माइक्रोबीड्स थे। इन्हीं प्रोडक्ट्स में डेड स्किन सेल्स हटाने के लिए डाला जा रहा था। अब आप पूछेंगे कि इसमें दिक्कत की क्या बात है। दरअसल माइक्रोबीड्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये शरीर पर इस्तेमाल होने के बाद पानी के साथ सीधे ड्रेनेज में चले जाते हैं। ड्रेनेज का रूटीन फिल्टरेशन सिस्टम इन्हें छान नहीं पाता, फिर ये नदी, तालाब और समुद्र में पहुंच जाते हैं। वहाँ मछलियाँ और दूसरे जलीय जीव इन्हें खाने की चीज़ समझकर खा जाते हैं। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कण उनके शरीर के लिए बहुत खतरनाक हैं। और सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। जब इन मछलियों और दूसरे जीवों को बतौर सी फूड खाया जाता है, तब ये माइक्रोबीड्स हमारे शरीर में भी पहुँच जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक अब तक इंसानों के खून, यूरिन और दूसरे हिस्सों में शामिल हो चुका है। कोचिन यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर और स्टडी की लीड ऑथर रिया एलेक्स ने द गार्जियन से बातचीत की। वो कहती हैं कि हमारी सेहत पर इनका प्रभाव क्या होगा हम अभी भी नहीं जानते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उन्हें माइक्रोबीड्स के हानिकारक प्रभावों का पता होगा तो वो ज़रूर लेबल चेक करेंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बचेंगे। देखिए, मार्केट में हर चीज़ डिमांड और सप्लाई से चलती है। अगर डिमांड नहीं होगी तो माइक्रोबीड्स वाले प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी नहीं होगी। फिर ब्रांड्स को इसके प्राकृतिक विकल्प की ओर जाना होगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट खरीदें तो उसका लेबल ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं उनमें माइक्रोबीड्स तो नहीं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। WHO ने बताया हेल्दी रहने के लिए रोज़ क्या खाएं। दुनिया भर की तमाम बीमारियों से हम तभी बचे रह सकते हैं जब हम अच्छी और हेल्दी डाइट लें। लेकिन आखिर ये हेल्दी डाइट होती क्या है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और आखिर किन से परहेज़ करना चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसी हेल्दी डाइट के बारे में बताया है। उनके मुताबिक एक अडल्ट को रोज़ 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए। हमारी डाइट में दालें, बीन्स, मेवे और होल ग्रेन्स भी होने चाहिए। होल ग्रेन जैसे मक्का, मिलेट्स, ओट्स, गेहूं और ब्राउन राइस। वहीं आलू और स्टार्च वाली दूसरी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। एक अडल्ट जितनी कैलोरीज खा रहा है उसका 30% से कम फैट से मिलना चाहिए। हमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट के बजाय अनसैचुरेटेड फैट को तवज्जो देनी चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा माना जाता है। ये मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। अगर आप सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें खाना चाहते हैं जैसे कि फैटी मीट, मक्खन, कोकोनट ऑयल, क्रीम, चीज़ और घी, तो ये आपकी डाइट में टोटल कैलोरी का केवल 10% ही होना चाहिए। इनफैक्ट उससे कम होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। वहीं अगर आपको ट्रांस फैट खाना हो तो ये टोटल कैलोरी का 1% से भी कम होना चाहिए। दरअसल ट्रांस फैट हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे कम करता है। इससे दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज़ और मोटापे का रिस्क बढ़ता है। अब आप बोलेंगे जब ट्रांस फैट इतना ही बुरा है तो हम इसे खाएंगे ही क्यों? तो आपको बता दें कि जंक फूड जो आपको खाना बहुत पसंद है, जिसे आप बहुत चाव से खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट होता है। इसलिए जंक फूड कम से कम खाइए। इसके अलावा हमें हर दिन 5 ग्राम से भी कम नमक खाना चाहिए, यानी लगभग 1 चम्मच के बराबर। ये नमक आयोडाइज्ड होना चाहिए। देखिए, अगर आप कम नमक खाएंगे तो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी से बचे रहेंगे, साथ ही दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का रिस्क भी घटेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।